अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान पर हमला अपने मफाद के लिए किया या अमेरिका को इसराइल के दबाव में आकर इस जंग में शामिल होना पड़ा? ये वो सवाल है जिसका सामना अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को तनकीद की सूरत में करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले मार्को रूबियो, जो अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने की ये वजह बताई कि इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ अटैक करने जा रहा था और इसराइल के इस इकदाम से ये खदशात पैदा हो गए थे कि ईरान भी जवाब में ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज को टारगेट कर सकता था। तो इस वजह से अमरीका को इसराइल के साथ ईरान के ख़िलाफ़ पहल करना पड़ी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मौक़िफ़ दिया वो मार्को रूबियो के मौक़िफ़ से कदरे मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इन्हें यकीन था कि ईरान पहले हमला करने वाला था, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला करने का फ़ैसला किया। अब डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ से तो ये मालूम हो रहा है कि ईरान अमरीका के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन चुका था, जबकि मार्को रूबियो का मौक़िफ़ इसके बरक्स था। अब इसी मामले पर सदर ट्रंप पर अमेरिका में भी खासी तनकीद हो रही है कि ट्रंप का यह फ़ैसला अमेरिका के मफाद के ख़िलाफ़ था और इसने इस सिफारती अमल को भी सबूताज़ किया जो ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहा था। अब इस हवाले से इसी हफ्ते कांग्रेस में वॉर पावर रेजोल्यूशन की एक करारदाद लाई जा रही है, जिसमें अमेरिकी सदर के इस इख्तियार को महदूद करने का मुतालबा किया जा रहा है, जिसमें वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान में अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाइयों को वसअत दे सकते हैं। अगरचे इस करारदाद के मंजूर होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती है तो इसके बाद ये ज़रूरी होगा कि जब तक कांग्रेस मंजूरी ना दे अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग बंद कर दे। अब जंग की हालिया सूरत हाल की बात करें तो आज जंग 5वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ शदीद फ़ज़ाई ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 2000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है, जबकि दूसरी जानिब IRGC 160 अमरीकी अहलकारों को हलाक करने का दावा कर रही है। इसी तरह आबनाए हुर्मुज़ की बात करें तो IRGC का यह दावा है कि इस पर भी मुकम्मल कंट्रोल उन्हें हासिल है, मगर डोनाल्ड ट्रंप अब इसको खोलने की बात भी कर रहे हैं और साथ इनका ये भी कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी और जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की बात की जाए तो आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमरीकी अखबार ने यह दावा किया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के दौरान पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया है। इस हमले में बगराम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह हुए, जबकि इस हवाले से सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी ज़राए ने यह कहा कि पाक फ़ौज ने 3 और 4 मार्च की दरमियानी शब अफ़गान तालिबान और फितना अल खवारिज के 50 ठिकानों को तबाह किया है। ये कहा जा रहा है कि इन मकामात को सरहद पार से दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी ये है कि जब तक अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले दहशत गर्दी के ठिकानों का ख़ात्मा नहीं हो जाता, ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़लार खोड़ो साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। उस्मान शाहिद साहब मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़लार साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये फॉरएवर वॉर का जो जिक्र होता है, आपको लगता है कि अमेरिका हैज़ ट्रैप्ड इटसेल्फ इनटू अनदर वॉर विच इज़ अनएंडिंग? क्योंकि अगर तो ऑब्जेक्टिव रेजीम चेंज था तो वो तो होती दिखाई नहीं दे रही। जो स्ट्रक्चर है ईरानियन रेजीम का, उसमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी रेजिलियंस है कि अब वो रिप्लेस कर सकें आयतुल्लाह के बाद किसी और शख्सियत को। तो फिर ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि इसराइल की जंग में ख़ुद को झोंक लेना है, जो ट्रंप पे तनकीद भी हो रही है। इंटरनल प्रेशर को आपको लगता है सकम कर जाएंगे वो, या फिर ये जो एरियल रूट के ज़रिए बमबारी हो रही है इसी को कंटिन्यू किया जाएगा और एक लंबी जंग होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, फॉरएवर वॉर मुझे नहीं नजर आ रही। फॉरएवर वॉर से यूजुअली मुराद होती है कि फिर अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड हम देखें, फिर वहां पर एक इंसर्जेंसी गुरिल्ला वॉर शुरू हुई। वो मुझे इस वक्त सिनेरियो नहीं नजर आ रहा। जहां तक मकासद की बात है जी, इन्होंने तकरीबन 5 या 6 बार जंग का जो जवाब है वो तब्दील किया है। आप जितना से जानते हैं, पहले जौहरी हथियार थे, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, फिर कहा था कि नहीं जी हम आपके वजूद को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रिजीम चेंज देखें, रिजीम चेंज यकीनन एक ऑब्जेक्टिव है, अगर हो जाता है तो आई एम श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन मेरा ख्याल है कि केओस और ईरान को तोड़कर तकसीम करना डी फैक्टो, मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए काफी होगा। आपने आज भी देखा होगा कि कुर्दों को भी उकसाया जा जी। रहा है कि आप
ईरान की हुकूमत पर हमले करें, आप अपनी एक अलग वहां पर डी फैक्टो रियासत कायम करें। ये कोई नई बात नहीं है, हमने गल्फ वॉर में भी ये मंसूबाबंदी देखी थी, शाम में भी हमने ये मंसूबाबंदी देखी थी। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ वॉर फॉर ग्रेटर इसराइल। और देखिए, आप मेरी बात ना माने, आप माइकल हकबी जो अमेरिकन सफीर है इसराइल की, आप उनकी बात सुन लें, आप पीटर हेस्गेथ की बात सुन लें, जिसके जिस्म के ऊपर सलीबियों के टैटूज हैं, बकायदा क्रूसेडर क्रॉस है, डेउस वोल्ट है, उनके जो नारे हैं। आप इस वक्त ये देखें कि जो मिलिट्री रिलीजियस रिफॉर्म फ्रीडम फाउंडेशन है, जो एक वॉचडॉग है, जिसका काम है, आपको शायद ये सुन के हैरत हो कि वो अमेरिकन फौज में जो मजहबी इंतहा पसंदी फैल रही है उसको मॉनिटर करते हैं, तो उन्होंने तो वाजे कहा है कि उनको कोई बीसियों कंप्लेंट्स आए हैं, 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आए हैं अमेरिकन फौजियों के, कि हमारे जो कमांडर हैं और हमारे जो मिलिट्री चैपलिन्स हैं, जो इनके फौज के अंदर जो मौलवी साहिबान, क्रिश्चियन मौलवीज डिप्लॉय होते हैं, वो बकायदा इवेंजेलिकल्स हैं। और इवेंजेलिकल्स का मौकफ आप अच्छी तरह से जानते हैं, माइक हकबी की तरह, कि ग्रेटर इजराइल बनेगा तो फिर आखिरत आएगी। अच्छा, अब ये शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि कुछ साल पहले ये बातें सिर्फ कंस्पिरेसी थियरिस्ट की करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये फैक्ट्स काफी हद तक आपके हमारे सामने हैं। तो अफगानिस्तान ईरान में रजीम चेंज हो या ना हो, रजा पहलवी आए या ना आए, मेरा ख्याल है कि ऑन द मॉडल जो फॉलो किया गया था मोहम्मद गद्दाफी के बाद लिबिया में, या जो सद्दाम हुसैन के बारे में के बाद फॉलो किया गया था इराक में, या फिर जो आप शाम में देख रहे हैं, ए वीकेंड बॉल्कनाइज्ड एंड डीमिलिटराइज्ड ईरान, मेरा ख्याल है इनके लिए काफी होगा। विच वुड बी अ बैड न्यूज फॉर टर्की एज वेल, क्योंकि जिस तरह PKK न्यूज़ फॉर टर्की, एग्जैक्टली एंड सेम फॉर पाकिस्तान एज वेल। हारिस साहब ये जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जी, ठीक है, हारिस साहब जो बात कर रहे हैं ज़रार साहब, कि अगर एक केओस आ जाए यहाँ पर और फैक्शनलिज्म बढ़ जाए, तो उसमें फिर ऑब्वियसली इस खित्ते के अंदर भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। गल्फ़ का जो रिस्पांस आपने देखा है, जिसमें यूएई भी अब कैटेगोरिकली कह रहा है कि हमारी टेरिटरी ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी, इन सब ने मिल के बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं किया ईरानियन रिस्पांस को और सरप्राइज़ कर दिया ईरान ने, क्योंकि जो उनकी मिसाइल्स की या ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटी है, वो कहा जाता है कि बहुत ही लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं, लेकिन इंटरसेप्शन के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए आपको। तो ये अंडर एस्टिमेट किया ईरान को फिर अमेरिका ने, इजराइल ने। देखिए, अमेरिका ने बिल्कुल, आई वुड से, कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको टोटल मिस कैलकुलेशन किया है, और इस मिस कैलकुलेशन में ज्यादा जो पार्ट प्ले किया है वो नेतन्याहू ने किया है। उसने अमेरिका को कन्विंस किया है कि जी वहां पर मैं अभी भी वेपन्स ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन, जैसे इराक की बात की थी कि न्यूक्लियर वेपन, वो वेपन ग्रेड के पास उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, और वो ये किसी वक्त भी एटम बम बना सकते हैं। और सेकंड की मिसाइल रेंज, आप मुझे बताएं ना, मिसाइल रेंज हर दुनिया की, हर मुल्क की अपनी एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स हैं, वो कैन स्टॉप देम, जो मर्जी वो करें, उनको दे नॉट प्रोवोकिंग एनीवन एल्स। और थर्ड, रिजीम चेंज की। अभी आज आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो सेनेट में जहां ब्रीफिंग हुई है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें बुरी तरह नाकाम हुए। उन्होंने बड़े चुपते हुए क्वेश्चन किए, उन्होंने खास तौर पर ये कहा कि आपने क्यों अटैक किया है। ये नो आंसर। इससे वहां पर वो ईरान की जो है सबसे बड़ी बात है कि वहां पर वेपन्स, वहां पर भी उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है। फिर उन्होंने सवाल किया, तो आपने तो 2000 जून में जब कहा था कि तमाम आपने उनके न्यूक्लियर साइट जो है वो तबाह कर दिए हैं जहाँ पर वो यूरेनियम को अरेंज कर रहे हैं, तो अभी एक वैसे बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये सवाल किया, जी आपकी एंड वॉर स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, जब भी आप प्लान करते हैं ना, तो आप एक प्लानिंग करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर उसको एंड वॉर टर्मिनल स्ट्रेटजी होती है कि आपने एंड किस स्टेज पे करनी है, कौन सी टर्म्स के ऊपर करनी है। दे हैव नो आइडिया एंड दे हैव टू बी हाईली एम्बैरेस्ड। और ये सारा का सारा नेतन्याहू ने इनको फंसाया है। 40 साल से वो ये कह रहा था कि जी ईरान के न्यूक्लियर वेपन हैं वो बनाने का ग्रेड है, हम उसको खत्म करेंगे। फाइनली जब उसने देखा कि वो प्रेसिडेंट आ गया है जिसको कुछ समझ नहीं है, वो सडन इमीडिएटली अनप्रेडिक्टेबल फॉरन डिसीजन लेता है, उसको फंसा कर डिसीजन करा लिया। और अब ये इट इज एम्बैरेसिंग फॉर द अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन अवाम के लिए भी डिफिकल्ट है। और सारे दुनिया में उनके सेनेटर हर एक ये बात ब्रीफिंग के बाद आगे यही बात कर रहे हैं जिसके ऊपर ये बात की जा रही है। तो इससे आप ये देख लें कि कितनी एम्बैरेसमेंट है। सेकंड, दे डोंट रियलाइज कि ये जो हरकत कर रहे हैं ये पूरा प्लान कर रही है नेतन्याहू कि ये
ईरान की और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री की वापस लड़ाई करा दे। अभी कतर ने और सऊदी अरब ने मुसाद के एजेंट्स पकड़े हैं जो वहां पर लड़ाई कराने के लिए तैयार बैठे हुए, पकड़े गए हैं वो, एंड दैट इज श्योर। और वो जो अरामको में भी जो मिसाइल गिराए हैं वो इजराइल ने गिराए, ईरान ने क्लैरिफाई किया कि वी हैवंट डन इट। हम सिर्फ वो टारगेट एसेट्स पे जा रहे हैं अमेरिकन एसेट्स हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स या हम उनको नुकसान करें। ठीक। और ये बात सबको पता है। ईरान को उन्होंने मिस कैलकुलेट किया टू एन एक्सटेंड। ईरान ने पिछले 25-30 साल से उसको पता था कि हमारे दिन एक दिन आना है जब अमेरिका ने और इजराइल ने हमारे पर हमला करना है। उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स इंडिजिनस इतनी ज्यादा तादाद में बनाए हैं और इतने सस्ते बनाए हैं कि अब इनको प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि ईरान का जो ड्रोन है वो टोटल $20,000 में बनता है जी। वो और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ाते हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, ये सऊदी अरब हो या जीओई हो या इजराइल हो, वो $4 मिलियन का एक है। इमेजिन करें कि रिसोर्सेज कितने ड्रेन आउट हो रहे हैं और अनकरीब एक हफ्ते के अंदर इनकी ये सारे खत्म हो जाएंगे। देन दे विल रन शॉर्ट ऑफ इट एंड दे आर वरीड अबाउट इट। ये अमेरिकन को प्रॉब्लम हो रही है। ईरान ने वो चाह रहे कि वॉर को लॉन्ग करे और खत्म हो। इसलिए उनको नेतन्याहू ने ये कहा था कि आप जो ही इनके अली खामनाई को, उनके लीडर स्पिरिचुअल लीडर को आप शहीद करेंगे ये रेजिम चेंज हो जाएगी। एंड दे बिल्कुल जो मिस कैलकुलेशन की आप बात कर रहे हैं और यकीनन जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो इतनी ज़्यादा है। तो उस्मान साहब ये जो वॉर कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, जितनी जंग लंबी होगी उतना ईरान के बेनिफिट में ये चीज़ जाएगी। तो आपको लगता है कि ये जो बूट्स ऑन द ग्राउंड की ऑप्शन की बात की जा रही है इसको एक्सप्लोर करेगा अमेरिका? नहीं, मेरे ख्याल में इससे फार क्राई है, क्योंकि वो उन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ को टाइम एंड अगेन क्लियर किया कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और वही हम बात कर रहे हैं जो एसिमेट्रिक एज है ईरान को, उसको उस तरीके से नेविगेट नहीं कर सके है कि उसमें हिजबुल्ला प्रॉक्सीज उन्होंने इंगेज कर दिए, नेवल ब्लॉकेट कर दिए साइमल्टेनियसली। फिर ड्रोन्स वो जिस तरह से उड़ा रहे हैं ताकि उनका जो स्टॉक पाइल है बैलिस्टिक मिसाइल का वो ड्रेन ना हो। और जिस तरह बता रहे थे हारिस साहब कि दूसरी तरफ जो इंटरसेप्टर्स हैं पैट्रियट वो बड़े महंगे हैं। असल में ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स बनाया गया था सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसमें बड़े महंगे सोफिस्टिकेटेड किस्म का आप कह लें डिफेंस मैकेनिज्म था। ईरानी सस्ता माल लेके आगे और उस तरीके से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि वो क्रिटिकल जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली कतर में किया, उसमें, और उसके अलावा उन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर किया। अच्छा, एक और चीज़ है जिसकी तरफ ईरानी मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन इंटरनेशनल प्रेस कह रहा है कि हाईली लाइकली है कि वो भी आ जाए। डीसैलिनेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, याद रखें 60% उनका जो फ्रेश वाटर है वो तो आता है सी के थ्रू है, उसे जो करते हैं प्रोसेस। अगर उन्होंने हिट किया तो रियाद के 1 करोड़ लोग 2 हफ्ते बाद पानी नहीं पी सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ईरान सारी ऑप्शन जो है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए तैयार नज़र आता है और वो नेगोशिएटिंग लेवरेज लेने के लिए जो कोर्सिव आप कह लें एक तरह से जो उसकी स्ट्रैटेजी है उससे बैकआउट नहीं करेगा, क्योंकि उसे अभी डेटरेंस नज़र आ रहा है। अभी उनके जो यूएन के अंदर मंदूब है उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग फॉर नेगोशिएटिंग राइट नाउ। और डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर बड़ा एंजॉय करते थे कि अनप्रडिक्टेबल हूँ मैं कुछ, अब आगे अनप्रडिक्टेबल खड़ा हो गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रही क्विक सैंड है, ये क्विक विन नहीं है उस तरीके से। और दूसरी तरफ रिलीजियस ओवरटोन्स में सेकंड करता हूँ ज़रा खोड़ो साहब के पॉइंट को कि वो चीज़ आपको होली वॉर की जो चीज़ है जो हमारे यहाँ कहते हैं मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बैत शम्स के अंदर उस साइट के ऊपर हिट जहाँ हुआ है, तोरा की कमांड के साथ बात करता नजर आता है नेतन्याहू। वो कहता है एमलेक है, वो कहता है रिमेंबर एमलेक है, इन्होंने हमें हिट किया तो और हम इन्हें हिट बैक करेंगे। और लिंडसे ग्राहम वो आपको हर जगह नजर आते हैं जहां वॉर हो। उन्होंने कहा ये सुन्नी इस्लाम पे शिया इस्लाम हावी होना चाहता है। तो मुझे लगता है अब ये चीजें रूटीन में नजर आ रही हैं। और पीट हेक्सेट ने तो कल मुसलमानों की बड़ी बेइज्जती की और बड़ा आयरॉनिक है, उसने ये कहा कि प्रोफेटिक डिलूजन्स के अंदर है, इसका एक्सपेंशनिस्ट ईरान है, हम नहीं है। बिल्कुल। तो पहली दफ़ा हम देखते हैं कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स को एक्वायर करने के लिए वो इलाकाई और सियासी कॉन्टेक्स्ट की बजाय रिलीजियस कॉनोटेशन उसकी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ सेकुलर स्टेट्स हैं उनके पास राइट है न्यूक्लियर आर्सेनल्स का। और मुझे लगता है इसके अंदर अंडरटोन तो ये भी है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उससे मुतालिक भी कॉमेंट कर रहे हैं। और जो पहले बात आपने की थी कि कोई शक नहीं बाल्कनाइजेशन जो है ये इनका लार्जर मनसूबा है। और अभी कुर्दिश कहाँ बैठे हैं? ईरान, इराक, शाम और क्या कहते हैं इसके बॉर्डर पर टर्की के। तो वो देखें वो जो ग्रेटर इजराइल है उसके अंदर इराक का भी इलाका शामिल है और जिसको कहते हैं बिल्कुल। और माइक हकाबी ने जिस तरीके से चीज़ कही है तो मेरे ख्याल में हमें वी नीड टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव कि डेवल जो है डिटेल के अंदर होता है। और मुझे लगता है अगर ग्रेटर बलोचिस्तान का भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जिक्र हो और बलोचिस्तान के लोगों के साथ जो वो जो सेपरेटिस्ट हैं BLA मजीद ब्रिगेड मोसाद और रॉ का कनेक्शन भी इसके अंदर आ जाए तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न। 27 फरवरी को रॉयटर्स ने जो पब्लिश किया कि डील बहुत करीब पहुंच चुकी है कंप्लीशन के, जो कि
एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स की चीन के साथ, सुपरसोनिक, हाँ बिल्कुल। तो अगर तो वो बात ठीक है तो फिर आपको लगता है कि ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि जो नेवल प्रेजेंस है अमेरिका की हॉर्मज़ के आसपास, बिल्कुल, दैट वुड बी अ ग्रेट थ्रेट। कोई शक वाली बात नहीं। अभी 8 सितंबर को उन्होंने जो शो केस किया था मिलिट्री का, उसमें एक मिसाइल था, वो था गुआम किलर, और ये कोशिश कर रहे हैं गुआम किलर ताकि डियागो गार्सिया को भी हिट करें। तो अगर ये चीज़ मटेरियलाइज हो जाती है जो जैसे आप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि सारी एंड गेम जो है वो इरानियंस के हाथ में है। और एक और बात, इरानियन का एक मिलिट्री का डॉक्ट्राइन है, और वो डॉक्ट्राइन है डिसेंट्रलाइज मोज़ाइक डॉक्ट्राइन। उसके तहत कमांड कंट्रोल और फिर जो ऑपरेशनल अथॉरिटी है वो क्या करते हैं, उन्होंने डिस्पर्स कर दी है। अब हर इलाके के अंदर जो भी लीडर है ऑटोनमस यूनिट का, वो स्ट्राइक हिट कर सकता है, ताकि लीडरशिप को हिट करने और कम्युनिकेशन की वजह से अगर डिसरप्शन होती है तो जो सेकंड अटैक की कैपेबिलिटी है वो डैमेज ना हो। वैसे हमारे तो जो तफ्तान पे अटैक हुआ था वहाँ से, उस पर भी रिस्पॉन्स यही आया था कि टॉप लीडरशिप ने नहीं कहा, वजाते खुद ऑटोनमसली कुछ लोगों ने कर दिया। राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ज़रार साहब, अब मूविंग फॉरवर्ड हम जो ये ट्रेंड देख रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ ने पहले ये सोचा, ग्रीनलैंड ने, यूरोप ने भी यही सोचा कि अमेरिका जो है हमारी सिक्योरिटी गारंटी है, हमें अपना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि अब एक नई आर्म्स रेस भी शुरू हो जाएगी गल्फ़ के अंदर, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि वी कांट रिलाई ऑन अमेरिका एनी मोर, क्योंकि वो तो हमारी एयर बेसिस को और हर चीज़ को अकेला छोड़ के इसराइल को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो दिस वुड बी अ वेकअप कॉल फॉर गल्फ़। आपको लगता है कि ईरान से वो करीब जाएंगे या मज़ीद एक अग्रेसिव टोन लेंगे अगेंस्ट ईरान? देखिए, अभी पहले हम बात करते हैं अबाउट इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस। मेरा ख्याल है कि इनको कोई 2 दर्जन वेकअप कॉल्स आई हैं। ये हमेशा स्नूज का बटन दबा देते हैं, स्नूज का बटन दबा देते हैं। यार, अक्सर कोई लोग कहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ जो नेशनल बर्ड पाकिस्तान की चकोर है, गालिबन, राइट, अरब ममालिक की नेशनल बर्ड इजरायली F-16 है, क्योंकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर ही नहीं सकते। वी हैव सीन दैट कतर में, वी हैव सीन दैट। आई मीन, मतलब इजराइल खित्ते के तकरीबन हर मुल्क पर हमला कर रही है, और जिस मुल्क पर हमला नहीं कर रही वो कह रहे हैं कि जी हम आपकी जमीन भी हमारी जमीन है, राइट, आपका खित्ता भी हमारा खित्ता है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अखंड इजराइल। मेरा ख्याल है 100% एक सिर्फ आर्म्स रेस नहीं, बिकॉज देखिए, सिर्फ फॉरेन कंट्रीज से मिलिट्री से वेपन्स खरीदने से आपका डिफेंस मजबूत नहीं होता। आई थिंक कि ये एक सबक है जो पाकिस्तान ने अच्छी तरह से ना सिर्फ सीखा है बल्कि डेमोन्स्ट्रेट किया है। यू हैव टू हैव इंडिजिनस मिलिट्री प्रोडक्शन लाइंस, जैसे हमने किया है। मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब को इस बात की समझ आ गई, हेंस द सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। मैं चाहूंगा कि ये मजीद ऑपरेशनलाइज हो, मैं चाहूंगा कि ये तुर्की के साथ भी हाथ मिलाएं, बिकॉज तुर्की इज ऑल्सो नेक्स्ट ऑन द टारगेट लिस्ट। अभी जो यहाँ पर जो लर्नेड गेस्ट थे वो बात कर रहे थे, पीट हेज़गेट की, माइक हकबी की हमने बात की है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, जो इजराइल के साबिक वजीर आजम नाफ्तली बेनेट ने कुछ 10 दिन या 2 हफ्ते पहले बात की थी, एंड आई कोट, उसने कहा है कि जी ये जो इंतहा पसंद शिया एक्सेस है, मतलब हिजबुल्ला, हुसी वगैरह, ईरान, उससे तो हमने काफी हद तक निपट लिया है, लेकिन ये जो रेडिकल सुन्नी एक्सेस बन रहा है इससे हमने निपटना है। और उसने डायरेक्टली कहा है तुर्की इज द न्यू ईरान। यहां पर बात रुकी नहीं, उसने ये भी कहा कि इसमें सऊदी अरब भी ज्वाइन हो रहा है एंड न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान। अब दूसरी जानिब आप देख सकते हैं नेतन्याहू, जब उसके बेस्ट फ्रेंड मोदी गए थे उनसे मिलने और जबकियां पपियां हुई थी वहां पे, तो उसने भी कहा था कि फादरलैंड एंड इंडिया इज द मदरलैंड। इज द मदरलैंड। अल्लाह ही जानता है कि किस तरह के बच्चे पैदा होंगे, मैं नहीं देखना चाह रहा मेरी तौबा है। बट पॉइंट इज, ऑन अ सीरियस नोट, उसने बात की है कि हेक्सागोनल अलायंस बनाई जाएगी, जिसमें यूनान होगा, साइप्रस होगा, जाहिर है भारत होगा, कुछ अरब ममालिक होंगे। अब मैं यहाँ पे नाम ले सकता हूँ, लेकिन बट जरा आई स्टॉप यू, क्योंकि आपने कहा ना ये नई अलायंस जो बन रही है, इस पे एक नुआंस ये भी है कि सिंस इजराइल इज एक्नॉलेजिंग कि अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा है कि इजराइल की ये इतनी सपोर्ट जो हो जाती है ना माइंडलेसली, इसको रोका जाए, तो दे सी इंडिया एज द नेक्स्ट ऑप्शन कि अगर अमेरिका विड्रॉ करता है सपोर्ट तो हम इंडिया की तरफ जाएं। एंड आई विल ऐड टू दैट पॉइंट, थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया। अभी मैं देख रहा था एक इजरायली टेलीविजन चैनल पर, एक इजरायली जर्नल बैठे हुए थे, राइट, और उनसे पूछा, वो कह रहे थे कि जी इसके बाद आप देखें हमारा माल इतना बिकेगा मिडिल ईस्ट में, पर्टिकुलरली एयर डिफेंस। तो उससे रिपोर्टर पूछते हैं कि सर हमारे पास तो इतनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है। उसने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, 1.4 बिलियन इंडियंस बैठे हुए हैं, वो हमारी फैक्ट्री बनेंगे। सो दिस इज द शेप ऑफ द वर्ल्ड टू कम। काफी वाज़ेह है
मेरा ख्याल है कि अभी अगर खलीजी ममालिक अभी भी सोच रहे हैं कि जी नहीं नहीं नहीं, अमेरिका आके हमें बचा लेगा, हम असला खरीद कर अपनी दिफा कर लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक। ये जो इस वक्त आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, अगेन नॉट अ कंस्पिरेसी थियरी बल्कि कंस्पिरेसी फैक्ट है। 80 की दिहाई में एक इजरायली स्ट्रेटेजिस्ट ने एक प्लान बनाया जिसको कहा जाता है यूनॉन प्लान। अगर आप उसको पढ़ें, और ये ओपनली अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूं। हर मुल्क का जायजा लिया गया है और इसकी मंसूबाबंदी बनाई गई है कि इसको हम तकसीम कैसे करें। जैसे कि शाम में एक दुरूज रियासत होनी चाहिए, एक कुर्द रियासत होनी चाहिए। इन मेनी वेज वो प्लान काफी हद तक कामयाब हुआ है। जाहिर है कि उसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, लेकिन अगर आप देखें तो अब ये मैं कोई मोहम्मद गद्दाफी और सदाम हुसैन के हक में बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उनके दौर में बोथ लिबिया और इराक ऐसी रियासतें थी जो कुछ हद तक चैलेंज कर सकते थे इसराइल को। एटलीस्ट डिसइंटीग्रेट नहीं हुई थी, डिसइंटीग्रेट नहीं हुई थी, बॉल्कनाइज नहीं हुई थी। अब उनका हाल देखें। ठीक। इजराइल और अमेरिका आपके इरादों पर नहीं जाते, वो आपकी कैपेबिलिटी पे जाते हैं। दे डोंट प्लान फॉर इंटेंशंस, दे प्लान फॉर कैपेबिलिटी। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही बशार अल असद का तख्ता उल्टता है, वो ओपनली स्ट्राइक करते हैं अक्रॉस सीरिया, ताकि जो भी आए उसके पास ये कैपेबिलिटी ही ना हो कि वो हमारी तरफ देख सके। राइट, दिस इज द स्ट्रेटजी, इट इज वेरी क्लियर। और अगर अब खलीजी ममालिक का ख्याल है कि हम भेड़िया के साथ दोस्ती कर लेंगे इस सोच में कि हमें एंड में आके खाया जाएगा, then they are delusional and they deserve their fate। बिल्कुल, वो हमने कल भी डिस्कस किया था। 500 साल पहले मैकियावेली को मालूम था कि अ प्रिंस शुड ऑलवेज रिलाई ऑन इट्स ओन आर्म्स, लेकिन ये गल्फ को और यूरोप को नहीं पता था। मतलब ये तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो बेसिक 101 वाली बातें हैं। ठीक। आई मीन, आप अगर यूएई को भी देख लें, आप इतने से मुल्क हैं, यू आर अ फाइनेंशियल हब। मैं मानता हूं बड़ी अच्छी जगह है, बड़े लोग जाते हैं वहां पे, मेरे खुद दोस्त यार वहां पे रहते हैं। आपको क्या वजह पड़ी है कि आप सोमालीलैंड में जाके पंगा ले रहे हैं, आप सोमालिया के साथ पंगा ले रहे हैं, सूडान के साथ ले रहे हैं, लिबिया के साथ ले रहे हैं? Do you realize that you are a postage stamp of a country? बिल्कुल। 2-3 सैचुरेशन वेव्स आए मिसाइल्स की, क्या होगा आपके फाइनेंशियल हब का? एग्जैक्टली, वो जो बबल था वो बर्स्ट हो गया। हारिस साहब जो फाइनली, बस आई एम सॉरी, एक आखिरी बात मैं करूंगा। ये आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया और एक प्रीवियस स्पीकर ने भी अहम नुक्ता उठाया। वो जो सेनेट की जो क्लोज्ड इन कैमरा ब्रीफिंग थी, ठीक है, बिल्कुल उन्होंने कहा कि यार ये क्या मजाक है। दिस इज इजराइल, दिस वाज इजराइल्स लास्ट चांस कि वो अमेरिका को हिट कराए ईरान पर, क्योंकि इस वक्त जो प्रो इजरायली बाय पार्टिजन कंसेंसस है जो दिहाइयों से कायम रहा है, मौजूद रहा है अमेरिका में, इट इज क्रम्बलिंग। ओनली 20% जो अमेरिकन है वो इस जंग के हक में है। और अगर आप यंग वोटर्स में देखें जो आगे मुस्तकबिल के लीडर्स बनेंगे, मुस्तकबिल के सेनेटर्स बनेंगे, प्रो इजराइल सेंटिमेंट इज एट अ हिस्टोरिक लो। एग्जैक्टली, वो जो रॉयटर्स का आपने, रॉयटर्स और इप्सॉस का जो सर्वे है वो आपने कोट किया। हारिस साहब जो बात कर रहे हैं, ज़रार साहब भी, इस पर यह भी कहा जाता है कि रजीम चेंज ईरान में ऑब्जेक्टिव था, लेकिन शायद अमेरिका में ही हो जाए, क्योंकि अब जो हमने देखा है कि ये जो वॉर पावर्स एक्ट आ रहा है और प्रेसिडेंट की पावर को कर्टेल करने की बात की जा रही है, उस पर डिबेट है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ जो एलाइज का रिस्पॉन्स है अमेरिका के, एक तो ब्रिटेन से भी ज़रा डिसअपॉइंटेड है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि आई एम सो डिसअपॉइंटेड दैट कीयर स्टार्मर डिड नॉट हेल्प मी, कि वो बजाते खुद जंग में नहीं कूदे। नंबर 2, वो स्पेन को भी धमकियाँ दे रहे हैं कि आपने अब हमें रिफ्यूज़ किया है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ। इसको कैसे देख रहे हैं कि जो एक सीजनल, जो एक कन्वेंशनल अलायंस होती थी वो इस बार दिखाई नहीं दे रही। नंबर 2, जो इंडियन साइलेंस है, क्योंकि 2 रोज़ पहले मोदी का वहाँ मौजूद होना, उसके बाद में सबसे बड़ा डायस्पोरा गल्फ़ में अगर दुनिया में देखा जाए तो वो इंडिया का है। इतने बड़े इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, बट ही इज़ एब्सोल्युटली साइलेंट अबाउट इट। जो खामेनाई की असैसिनेशन हुई है, सोनिया गांधी भी उन पर तनकीद कर रही हैं। हाउ डू यू सी द इंडियन एंड द एलाइड रिस्पॉन्स? देखें, इंडियन की बात जो करें, इंडियन तो अभी जो सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है उसमें बड़ा क्लियर उसने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने अपने सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए पूरा भारत का जो एक इमेज था दुनिया में वो तबाह करके रख दिया है। और ये अकेला चला गया वहां पर जाके नरेंद्र मोदी के पास इस वक्त जब दुनिया में कोई वहां नहीं जा रहा था, और वहां जाके क्लियर से शो कर दिया कि जिससे ईरान से हमारे बड़े पुराने दरीना ताल्लुकात थे उनको उसने बिट्रेल किया और इसने जाके इजराइल की गोद में बैठ गया और वहां से जाके इसने जो हालात किए हैं, इसके आइंदा के लिए भारत के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। नोबडी विल ट्रस्ट भारत, इंडिया को ट्रस्ट नहीं करेगा कि जिस तरीके से आपके पुराने ताल्लुकात चल रहे हैं। आपने जून में भी यही किया कि आपने रॉब और मुसाद से मिलकर उनके सारे कमांडर साइंटिस्ट को मरवा दिया, फिर ईरान को हुआ उसने इनको निकाल दिया वहां से,
और अब ये जाके जिस तरीके से बैठे, जो ये कि बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये आपके सामने इनकी हमेशा से कोई कभी इंडिया का हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट नहीं किया था। ये 2017 में भी गया और अभी ये 2026 में गया, क्योंकि इसको अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन चाहिए। और ये वहां जाके जिससे से गले मिलता है सबमिसिव तरीके से, बिगी बिली बन के वो, और उसके बाद जो खास तौर पे इसने वहां जाके जो एक इशू नए बनाए हैं वो आप अगर आप देखें तो वो हैं कि इसने जाके वहां पर ये अफगान तालिबान को भी इंक्लूड किया, उसको कन्विंस किया नेतन्याहू को, जी हम एक नया ग्रुप बनाते हैं तीनों टेररिस्ट मुल्क मिलके, जो पाकिस्तान को हम ईस्ट में करेंगे, आप अभी आपने अटैक करना है तो आप आके ईरान में बैठ जाएंगे, आपके लोग आ जाएंगे वहां पर, और फिर उसके बाद एक वेस्ट में जाकर अफगान तालिबान और खौरजी बैठ जाएंगे, तो पाकिस्तान को बड़ा कंट्रोल कर लेंगे, बल्कि इसको इंगेज करके रखेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बलूचिस्तान में हम चाह बार पर आके BLF को ट्रेन करेंगे और पाकिस्तान को इसी पैक और ये सारे हालात समाइन मिलर कुछ भी नहीं वहां पर करने देंगे। तो ये इससे इंडिया उसने बड़ा क्रिटिसाइज किया, दुनिया इसको क्रिटिसाइज करी है, इनकी ऑपोजिशन बड़ा इसको बात करी। इवन इंडिया में आप जनरल बख्शी जैसे लोग जो आउटराइटली इनको सपोर्ट करते थे वो खुल के इनके खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और सेकंड देखिए, एलाइज का ट्रस्ट खत्म हो गया अमेरिका के ऊपर, ट्रम्प के ऊपर। जिस तरीके से इस जगह मैं ग्रीनलैंड में जाऊंगा, पूरे नेटो के ममालिक इसके खिलाफ खड़े हो गए, सब ने बात की, देन ये टू विथड्रॉ। उसके बाद इसने आइसलैंड की बात की, वो खत्म हुई, वहां खत्म हुई, ये फिर जाकर वहां पे चला गया। तो इससे जो इसके सारे नेटो के ममालिक हैं जो इनके परमानेंट इत्तेहादी होते थे वो सारे इसके खिलाफ हो गए हैं। अब दे डोंट ट्रस्ट हिम, हर जगह ये इन्वॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा हो तो ये अब ये बातें ऐसी चल पड़ी हैं। इसलिए बरतानिया ने भी खास साथ में कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको हम अपने बेसिस दे देते हैं बट वी नॉट पार्टिसिपेट। और स्पेन ने तो आउटराइटली कह दिया, फिर उसके बाद देखिए उसमें मैं ट्रेड सेंक्शन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स। ये मेरे ख्याल में जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं ही विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये सोचे समझने बाद नेतन्याहू ने इसको टोटली कंट्रोल कर लिए। ये दे थॉट के ही तो ओनली प्रेसिडेंट जिसको इतनी कम अकल है कि वो मेरी बातों में आ जाएगा, वो वाकई आ गया। और हारिस साहब एक और चीज़, क्योंकि सोशल मीडिया पे खासी स्पेकुलेशन, फेक न्यूज़ भी आती रहती है जब भी कोई वॉर रिपोर्टिंग हो रही होती है। ये जो ख़दशा कह लें या जो सस्पिशन है कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो चाइनीज़ वेपनरी है वो इस्तेमाल ना हो रही हो। कुछ फुटेजेस यूज़ हुई जिसमें दिखाया यह गया कि एयरक्राफ्ट जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से गिर रहे हैं, ये वैसे नहीं गिर रहे। फिर अब मिसाइल्स की जो बात हो रही है, डू यू थिंक चाइना इज़ समहाउ इन्वॉल्व्ड, या फिर वो बिल्कुल स्पेक्टेटर का रोल प्ले कर रहे हैं और वो चाहते हैं मीडिएशन हो जाए? Let me tell you, China is totally involved behind the scene electronics में, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पिन पॉइंट करके ईरान जा रहा है जिन ममालिक में भी उनके स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर, ये सारा वो हेल्प आउट कर रहा है। इनके जहाज भी वो कर रहा है। इवन जो इब्राहिम लिंकन का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो रडार में आते नहीं है। इट्स ओनली चाइनीज मस्ट हैव सपोर्टिंग देम, जिस तरीके से जाके वहां मिसाइल मार दिया और उससे वो काफी पीछे निकाल के ले गए उसको। देखो वरीड अबाउट इट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके बाद यूएस डिनाई कर रहा है इसको जी, और कर तो रहे, लेकिन एक्चुअली हकीकत स्टेट ऑफ जो हरमेस जो है, इसको आप देखें कि पूरा दुनिया का इस वक्त ऑयल और गैस पूरा चोक हो गया, सारे शिप्स और टैंकर वहां खड़े हुए हैं। ये आप सोच रहे हैं कि सऊदी अरब का 80% ऑयल जो है वहां यहाँ से जाता है, लाइक बाकी ममालिक का भी यहाँ से जाता है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि अब पाकिस्तान ये क्या इकोनॉमिक क्राइसिस अगर 2 हफ्ते की और वॉर चलती है, ठीक, तो जिन ममालिक के पास रिजर्व ऑयल के 28 दिन के होते हैं, जैसे पाकिस्तान के ऑयल 28 दिन के रिजर्व होते हैं, व्हाट हैपेंस। और ये प्राइसेस ऑयल की जो अभी 85 पे चली गई हैं, बिल्कुल $70 से, देश से 2-3 हफ्ते में ये $150 पे जाएंगी। जस्ट थिंक पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसके क्या इकोनॉमिक इफेक्ट्स होंगे। एग्जैक्टली कहाँ कॉस्ट ऑफ इफेक्ट कहाँ जाएगी। बिल्कुल, जो इकोनॉमिक शॉक वेव है पड़ेगा वो ज़रूर क्रिएट होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान की सूरत हाल से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। उस्मान साहब, मूविंग फॉरवर्ड अब इसकी जो रिपरकशंस हैं उनकी अगर हम बात कर लें
तो एस्टिमेट्स ट्रंप के तो ये कहते हैं कि 4 हफ्ते से ऊपर इनके पास स्टॉक्स नहीं है मिसाइल्स के। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अमेरिकन जो नेवल इंटरसेप्शन है वो भी 2-4 हफ्तों के बाद इस रफ्तार से इंटरसेप्शन नहीं कर सकती ड्रोन्स की और उस सब की। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों में से कोई एक फरीक एग्जॉस्ट हो जाएगा, नंबर 1, बिल्कुल, या फिर नंबर 2 जो मीडिएशन की बात रशिया और चाइना करना चाह रहा है, गल्फ कंट्रीज ओमान करना चाह रहा है, वो प्रिवेल कर जाएगी, होगा क्या? मेरे ख्याल में रशिया और चाइना नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी जो है मुज़ाकरात की टेबल पे जाएं। याद रखें ये वॉर जो है रशिया और चाइना की फेवर में है। रशिया का तेल महंगा हो जाएगा और दूसरा स्टॉक पाइल जितना ड्रेन होगा उतना ज़्यादा अमेरिका यूक्रेन को जो है इंटरसेप्टर्स नहीं दे सकता। और दूसरी तरफ चाइनीज़ भी वेट कर रहे हैं कि ताइवान के केस के अंदर, क्योंकि याद रखें उनके पास बड़ा लिमिटेड किस्म का रह गया और एक तरह से अमेरिका नहत्ता होने जा रहा है एशिया पैसिफिक के अंदर अगर इंटरसेप्टर सारे के सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जिस तरह नेटो की आर्टिकल 5 को इन्वोक नहीं किया यूरोप ने और डिच कर दिया ट्रंप को, हाईली लाइकली है कि यही काम ट्रंप अब करेंगे यूक्रेन वॉर के हवाले से। वहाँ पे अभी तो फोग ऑफ वॉर है तो अभी वो खामोश है इस हवाले से। तो मुझे लगता है रशिया के लिए तो विन विन सिचुएशन है। ट्रंप ने पूरे का पूरा यूरोप जो है उनके हवाले कर दिया और चाइना भी जिस तरह सर कह रहे हैं इलेक्ट्रो जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक वेव्स की बात आ रही है कि वो गिराए जा रहे हैं। मुझे भी लगता है क्योंकि उसकी वजह पिछले हफ्ते नेवल जो ड्रिल उन्होंने की है वो एक उन्होंने एक पोस्चर शो किया है, मेरे ख्याल में मिलिट्री मसल अपना शो किया है। तो ये कह देना कि वो सारा के सारा जो है वो बस वक्ती तौर के ऊपर था, आई डोंट थिंक सो, जबकि उन्हें पता था कि अमेरिका वॉर वेज करने वहाँ पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम का मैं ज़रूर जिक्र कर लूँ कि हमारा रेमिटेंस का बड़ा चंक आता है सऊदी अरेबिया से और यूएई से। $3 बिलियन आते हैं हमारे वहाँ से और हमारी जो स्टॉक्स की गिरावट है उसके बारे में रिपोर्ट है 9.5% तक वो जा सकता है। तो मेरा करंट अकाउंट जो है सारा हमारा वो बढ़ जाएगा और गैस के आपको पता है जो कीमत है 48% यूरोप में बढ़ चुकी है। तो इरानियों ने आलमी मईशत की गर्दन दबा दी है और जो यूएस ट्रेजरीज जो सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता था अमेरिका में जो ताजर हैं उसे बेच के गोल्ड खरीदना शुरू हो गए हुए हैं। तो मुझे लगता है इतने डिविडेंड्स मिल रहे हो तो आप नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं जाते इतनी जल्दी। अच्छा, मतलब ये फॉल आउट नेगोशिएशन के जरिए नहीं होने वाला नियर फ्यूचर में? नियर फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा साहब, आई हैव द लास्ट मिनट, आप क्या देख रहे हैं कि आगे जाकर जो ईरान के बारे में कहा जाता है कि चलें ये अभी एक दिन में 100 से 150 मिसाइल फायर कर रहे हैं बट वो डिप्लीट हो जाएंगे इनके स्टॉक्स और उसके बाद में ये टेबल पर आ जाएंगे? डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन? देखिए, ये तो अब एक एग्जिस्टेंशियल जंग है ना। जब आपका दुश्मन कह रहा है कि यार नहीं, मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तुम्हारा गला काटने आ रहा हूं, फिर कौन सी नेगोशिएशन? देन इट इज ईदर डेथ या विक्ट्री। और विक्ट्री सर्वाइवल ही विक्ट्री है ना ईरान की रजीम हुकूमत के लिए। वो बच गए तो इनकी जीत है। देखिए सिर्फ, लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स की स्टॉक्स की बात नहीं है, लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की बात भी है ना। क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी है इजराइल की, अमेरिका की, कैसे ना हो, राइट? आप उनकी कैपेबिलिटीज देखें, आप ईरान की कैपेबिलिटीज देखें। तो एक सवाल ये भी है कि माना कि एक मोज़ेक डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस है, लेकिन एक यूज इट और लूज इट मेंटालिटी भी शायद हो जाए ईरान के कमांडर्स में कि यार अगर हम यहाँ से 1-2 लॉन्चेस करेंगे, हम डिटेक्ट हो जाएंगे, फिर हमें यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, तो मे एज वेल यूज व्हाट यू हैव। अब जाहिर है कि यार इस वक्त तो इट इज इम्पॉसिबल टू से कि ये किस करवट बैठेगा। बात सारी जैसे यहाँ पर हुई है सस्टेनेबिलिटी की है, in terms of logistics, in terms of military stocks and also in terms of political consensus। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि political consensus यहाँ पर इतना फर्क पड़ेगा क्योंकि ट्रंप की जो मकासद हैं वो शायद कुछ और हैं। आई मीन फॉर ग्रेटर इजराइल, वो ये भी जाहिर है कि ही वांट्स टू गो डाउन इन हिस्ट्री के जी मैं वो सदर हूं जिसने ईरान का मसला बिल आखिर हल कर दिया। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट से ज्यादा बुलंद तो इनका ईगो है। तो बहुत चीजें ट्रंप की आपको पता है कि उसके ईगो को अगर आप फीड करें तो वो आपका दोस्त है, अगर आप उसके ईगो को चैलेंज करें, आप उसको शर्मिंदा करने की कोशिश करें तो वो किसी भी नए तक जा सकता है। बिल्कुल, जो आपने कहा कि ईरान के लिए एक डू और डाई सिचुएशन है, एग्जिस्टेंशियल वॉर है और ऐसे ही है कि ईरान इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका है। ज़रार खोड़ो साहब, उस्मान शाहिद साहब, हारिस नवाज मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।